वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। ठीक है, और आपने पिछला जो भी पढ़ रखा होगा इंपॉर्टेंट उसको भी साथ में रिवाइज करते चलेंगे क्वेश्चंस को, ताकि करंट अफेयर्स जो है वो बार बार आप रिवाइज करेंगे ना तो चीजें आपको याद रहेंगी और एग्जाम में आप पहली बार में उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होगा जो पहले पूछा जा चुका होगा हम उन क्वेश्चन को भी देखेंगे, है ना, जो आपके जीके के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। क्वेश्चन क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि कुमुदनी लाखिया, ध्यान से आप लोग इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है और कल मैंने आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई है मैंने। वहीं पे आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था। क्वेश्चन क्या था, पद्म विभूषण इन्हें जो है वो कब दिया गया था। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 2024 में दिया गया। इसे आप करेक्ट कीजिएगा। 2024 में घोषणा हुई थी इनको देने की, ठीक है, 2024 में घोषणा हुई थी और इन्हें प्राप्त कब हुआ था, इन्हें पद्म विभूषण जो है वो 2025 में दिया गया था। तो इस चीज को ना करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो एक ये करेक्शन है छोटा सा, इसे जरूर कीजिएगा आप लोग, वरना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो घोषणा 2024 में हुई थी लेकिन इन्हों जो मिला था वो 2025 में मिला था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व चगास रोग दिवस जो है ये कब मनाया गया है। तो ये हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला दिवस है ना, विश्व चगास रोग दिवस। और अगर हम बात करें विश्व चगास रोग दिवस की तो ये पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार 2020 में मनाया गया था, पहली बार। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो दिवस मनाया जाता है ये चगास रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। एक बार देखिए चगास रोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये आप यहाँ पे ना एक छोटे से कीट को देख रहे हैं, देख रहे हैं आपको, है ना, ये छोटा सा कीट दिख रहा है आपको रंग बिरंगा सा। अगर मैं इस कीट की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम है किसिंग बग। एक तरह का बग है जिसका नाम क्या है, किसिंग बग। इस किसिंग बग के काटने से फैलता है ये चागोस रोग। और कौन से परजीवी से फैलता है, तो परजीवी का नाम ध्यान रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। इसे टुकड़ों में याद रखिएगा, ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। क्या, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो है इस परजीवी के कारण होता है। और ये परजीवी किसके काटने से फैलता है, तो आपको ध्यान रखना है किसिंग जो बग है इसी के काटने से फैलता है। इसका जो नाम रखा गया था ना इस बीमारी का, क्या नाम रखा गया है, चागोस। चागोस जो है ध्यान रखिएगा, इसके काटने से क्या होता है, फेफड़ों में बीमारी फैलती है, यानी संक्रमण जो होता है वो फेफड़ों में होता है। और इसका जो नाम है ये ब्राजील के डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चगास के नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर कहाँ के हैं, ब्राजील के, उन्हीं के डॉक्टर के नाम पे ये रखा गया क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी। और पहली बार ये जो दिवस मनाया गया था ये 14 अप्रैल 2020 को ये पहली बार ये दिवस मनाया गया था। वहीं पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और दिवस इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती, है ना। तो ये भारत रत्न BR अंबेडकर, बाबा साहेब भारत रत्न जो सम्मान प्राप्त से नवाजे गए हैं, है ना, इनका क्या मनाया गया है, 14 अप्रैल को जयंती मनाई गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में, है ना, महू जो कि अभी कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पर आपको ध्यान रखना है जन्म हुआ था इनका। और इनकी जयंती भी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भारत के अंदर संविधान बनाने की बात करें तो संविधान के निर्माण में, है ना, जो सभी मेंबर्स थे उन सभी मेंबर्स के साथ इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, मुख्य योगदान था इनका, है ना, संविधान निर्माण करने में। और पहले जो कानून मंत्री थे आपको ध्यान रखना है कौन है, बाबा साहेब अंबेडकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये है पी शिवकामी। कौन है, पी शिवकामी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, इनको ये सम्मान दिया गया है। और इस सम्मान में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक IAS अधिकारी रह चुकी हैं, है ना, अभी खैर ये रिटायर हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। साथ ही साथ ये लेखक भी हैं क्योंकि ये बुक्स भी लिखती हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज के उत्थान के लिए, है ना, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। नाम है इनका पी शिवकामी और इनको ये वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार है 2025 वाला, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप सौरभ गांगुली को देख रहे हैं इमेज में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति, यानी कि अगर मैं इसको कहूं तो आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी के पुनः जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। ऑप्शन सी सही है। 2021 में सौरभ गांगुली जो है ये पहली बार अध्यक्ष बने थे इस पुरुष क्रिकेट समिति के, और इन्होंने उस टाइम किसकी जगह ली थी? ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो जगह ली थी वो अनिल कुंबले की जगह ली थी। किसकी जगह ली थी? अनिल कुंबले की जगह पर ये आए थे सौरभ गांगुली। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि आईसीसी, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह बने हैं। कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भी कौन है? जय शाह है। ये भारतीय हैं। तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। और आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कौन? सौरभ गांगुली। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मोंटे कार्लो मास्टर्स जो है ये एक टेनिस प्रतियोगिता है। क्या है? एक टेनिस प्रतियोगिता है। और इसको जीता किसने है? जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन बी आपका सही है। कार्लोस अल्कराज की बात करूं तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने लॉरेंज मुसेटी को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। याद रखना बहुत इजी है। कैसे इजी है? तो इस जो टूर्नामेंट का नाम क्या है? मोंटे कार्लो मास्टर्स है ना, कार्लो मास्टर्स। ध्यान रखिएगा, कार्लोस अल्कराज नाम मिलता जुलता है, आप अच्छे से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन सुपर लीग, आईएसएल। इंडियन सुपर लीग ये जो टूर्नामेंट है ये आपको ध्यान रखना है, ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है ना, जिसका अभी 11वें संस्करण का आयोजन हुआ है। ये 11वां एडिशन है। और ये जो खिताब जीता है ये मोहन बागान सुपर जायंट, जो कि कोलकाता की एक फुटबॉल क्लब है ना, इसने जीता है। किसको हरा करके जीता है ये टूर्नामेंट? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो जीता है ये बैंगलोर फुटबॉल क्लब को, यानी बैंगलोर एफसी को हरा करके इसने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। ठीक है, वहीं पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें अगर हम यहां पर, तो ध्यान रखिएगा इस टूर्नामेंट में 3 चीजें आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन बूट किसको मिला है, गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसको दिया गया है, और गोल्डन बॉल जो अवार्ड है ये किसको दिया गया। दरअसल जो गोल्डन बूट होता है ये सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, और ये दिया गया है अलादीन अजराई को। अलादीन अजराई की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के क्या हैं? प्लेयर हैं, इनको दिया गया है। फिर गोल्डन ग्लब की बात करो, ये क्लब नहीं है, ये ग्लब है। क्या है? ग्लब। ये है ग्लब, है ना, जो ग्लव्स पहनता है ना हाथ में, ये ग्लब है। क्लब है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो गोल्डन ग्लब जो मिला है वो मिला है विशाल कैद को, और ये मोहन बागान सुपर जायंट्स के प्लेयर हैं। फिर गोल्डन बॉल की बात करूं, अच्छा गोल्डन ग्लब किसको मिलता है? तो आपको पता है गोल्डन ग्लब जो है वो कहां पर? हाथ में ही पहना जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो बेस्ट गोलकीपर होते हैं ना उनको दिया जाता है। ठीक है, तो गोल्डन ग्लव्स, ग्लव्स से आप याद रख सकते हैं गोलकीपर। ठीक है, ग से ग्लव्स और ग से गोलकीपर। तो जो बेस्ट गोलकीपर होता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। फिर गोल्डन बॉल की बात करें तो गोल्डन बॉल जो है ये पूरे टूर्नामेंट में, पूरे प्रतियोगिता में जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है उसको दिया जाता है गोल्डन बॉल का अवार्ड। तो अलादीन अजराई को मिला है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के क्या है ये प्लेयर है। तो गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल जो है वो एक ही इंसान को मिला है ना, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल। तो इसलिए आपको याद रखना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि बैंगलोर फुटबॉल क्लब को हरा करके मोहन जो बागान है उसने इस टूर्नामेंट को जीता है, इंडियन सुपर लीग 2024-25 को। और ये 11वां संस्करण था, 11th एडिशन था टूर्नामेंट का, फुटबॉल का टूर्नामेंट है जिसे जीता है मोहन बागान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अनुसूचित जातियों की बात करें यानी एससी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आरक्षण में उपवर्गीकरण, देखिए आरक्षण तो मिला हुआ है, अब इसके अंदर भी उपवर्गीकरण की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर उपवर्गीकरण करने वाला जो पहला राज्य है वो बना है तेलंगाना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, कि ये है क्या चीज, इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए, तेलंगाना सरकार ने 15% का आरक्षण मान लीजिए दिया हुआ है किसको? जो एससी
जो कैटेगरी है उसे मिला हुआ है। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि SC ST कैटेगरी में भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये जो आरक्षण का लाभ है वो लगातार मिलता जा रहा है ना। और वो लोग बहुत सक्षम हो चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, अगर उन्हें आरक्षण नहीं भी दिया जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसी SC कैटेगरी और ST कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बात करूं तो इसमें अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जंगलों में निवास कर रहे हैं, गांवों में निवास कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने अभी जिनका शैक्षणिक स्तर जो है वो बहुत ही नीचे है और जिन्होंने अभी तक को भी कोई लाभ ही नहीं पाया हो, है ना। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको आरक्षण के बारे में पता ही नहीं है और कुछ ऐसे भी हैं जिनको आरक्षण के बारे में पता तो है, उन्होंने लाभ भी लिया है लेकिन वो उतनी ज्यादा उन्होंने लाभ नहीं ले पाए हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो 15% SC को मिल रहा था तो इसके अंदर देखिए एक तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कुछ, तो इनको क्या है, इनको तो ये फॉर्म ही नहीं भरते, इनको कुछ नहीं पता है, तो ये क्या है, ये लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ये अनुसूचित जाति लेकिन फिर भी ये लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और जो लगातार जो लोग लाभ ले पा रहे हैं वो लगातार लाभ लेते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी राजस्थान के अंदर या बहुत सी ऐसी जगह पे मतलब आप लोगों ने ऐसी जातियां देखी होंगी जिनको आरक्षण का लाभ मिला और वो सक्षम भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई मीणा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, राजस्थान के अंदर एक दोस्त है मेरा, है ना, और वो जो मेरा फ्रेंड है वो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो वो UPSC उसने क्लियर किया है और वो अब IAS के पद पे है, ठीक है। अब वो जो मेरा फ्रेंड है उसको क्या अब आगे आरक्षण की जरूरत पड़ने वाली है? भाई वो खुद एक अच्छे पद पे चला गया है, उसके पिताजी भी बहुत अच्छे पद पर हैं, तो एक पढ़ी लिखी जाति है लेकिन है अभी ये अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर। तो इसमें क्या कहा जा सकता है कि इन जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया, जिनको जरूरत नहीं है ना, या जिनको कम जरूरत है और जिनको मतलब जरूरत बहुत ज्यादा जिनको नहीं मिला है, ये जो आरक्षण है उसमें कुछ चीजें ऐसी की जाए कि जिनको कभी लाभ नहीं मिला उनको लाभ मिले, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कि आरक्षण में भी उपवर्गीकरण। समझ में आया? किसमें? अनुसूचित जातियों में। अब यहां पर देखिएगा इसके अंदर 3 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। देखिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जो 15 जातियां हैं, इन 15 जातियों को 1% आरक्षण मिलेगा, है ना, जो पिछड़ी हुई है, जिनको आरक्षण का लाभ बहुत कम मिला या नहीं मिला है। फिर उसके बाद 18 जातियां जो कुछ हद तक लाभ ले रही हैं, है ना, जो कुछ हद तक 18 जातियां हैं जो लाभ ले रही हैं, उनको 9% आरक्षण मिलेगा। और 26 जातियां जो पहले से अधिक लाभ पा चुकी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 5% का आरक्षण मिलेगा, है ना। जो लोग सक्षम हैं, जिनको जरूरत नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। ऐसी 26 जातियां हैं, उनको सिर्फ 5% आरक्षण मिलेगा। कहां की बात कर रहे हैं हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो तेलंगाना बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज, ये जो अभी फैसला लिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, उसके आधार पर इस फैसले को लिया गया है। क्या था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन? तो ध्यान रखिएगा, एक केस था दविंदर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को फैसला सुनाया था कि अब राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार भी संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का अधिकार रखती है, ठीक है। फिर वहीं पे बात करें तो तेलंगाना सरकार ने शमीम अख्तर की अध्यक्षता में राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर उपवर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो शमीम अख्तर ने की थी। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये आने वाले टाइम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, फैसला कब आया ये ध्यान रखिएगा, और इसी फैसले के तर्ज पर तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, उप जो वर्गीकरण है वो काम किया है, उप वर्गीकरण का जो अधिकार मिला है उसका यूज करते हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस गोल्फ खिलाड़ी ने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है? तो आपको ध्यान रखना है, रोरी मैकइलरॉय का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने जस्टिन रोज को हरा करके ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। अब पहली चीज तो ये कि ये करियर ग्रैंड स्लैम क्या होता है, आपके दिमाग में आएगा। आपने ग्रैंड स्लैम पढ़ा होगा जो कि टेनिस का होता है, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि गोल्फ के अंदर भी एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो एक है
मैं अगर मैं बात करूं तो द मास्टर्स जो कि अप्रैल में होता है, एक पीजीए चैंपियनशिप है जो कि मई में होता है, एक यूएस ओपन होता है जो जून में होता है, और एक द ओपन चैंपियनशिप जुलाई में होता है। तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम गोल्फ के अंदर भी होते हैं, टेनिस में तो होते ही हैं। टेनिस में कौन सा होता है? तो टेनिस में आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ा होगा, है ना, विंबलडन पढ़ा होगा, यूएस पढ़ा होगा, है ना, फ्रेंच ओपन पढ़ा होगा। ये तो आपके किसके? टेनिस के टूर्नामेंट के हैं। और हम गोल्फ की अगर बात करें तो गोल्फ में भी 4 ऐसे ही ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो खिलाड़ी अपने पूरे जीवन काल में, कहने का मतलब अपने पूरे करियर की बात करें, उसमें अगर इन चारों ग्रैंड स्लैम को जीत लेता है गोल्फ के अपने पूरे करियर में, तो उसे यह कहा जाता है कि करियर ग्रैंड स्लैम उसने पूरा किया है। ठीक है। और अगर एक और चीज सुनिएगा ध्यान से, और अगर किसी ने एक साल में ही इन चारों टूर्नामेंट्स को जीत लिया तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे कैलेंडर ईयर, क्या बोला जाएगा? कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम बोला जाएगा। ठीक है। जिसने अपने पूरे करियर में चारों जीत लिया उसको करियर ग्रैंड स्लैम, और जिसने एक साल में अगर किसी ने ऐसा जीत लिया, अगर किसी ने जीत लिया ऐसा, तो उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम ईयर बोला जाएगा। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अगर किसी ने जो करियर ग्रैंड स्लैम जो पूरा किया है, ये अपने करियर में एक से ज्यादा बार अगर उसने इसको बार बार करियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा टाइगर स्लैम। क्या बोला जाएगा? टाइगर स्लैम बोला जाता है ना। तो बस आप ये 3 जो कैटेगरी है वो ध्यान रखिएगा, मैंने नाम बताया है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गोल्फ के अंदर जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में, अगर उन चारों ग्रैंड स्लैम को अपने पूरे करियर में कभी ना कभी, अगर चारों ग्रैंड स्लैम को अगर किसी ने जीता है तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम का पूरा करना माना जाएगा। और रोरी मैकइलॉय ने ऐसा किया है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अगर, तो द मास्टर्स टूर्नामेंट ये कब होता है? द मास्टर्स ये अप्रैल में होने वाला टूर्नामेंट है ना, ये ग्रैंड स्लैम है। द मास्टर टूर्नामेंट को जीतकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम इन्होंने पूरा किया है। ये एक टूर्नामेंट इनका बाकी था, 3 इन्होंने जीत चुके थे अपने करियर में। इनका संबंध कौन से देश से है? तो उत्तरी आयरलैंड से है ये। और बात करें तो ऐसा करने वाले, यानी करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले ये 6वें खिलाड़ी बने हैं। आज से पहले सिर्फ 5 लोगों ने पूरा किया था। इसके पहले कौन कौन? जिन सर्जेन जो कि अमेरिका के हैं, बेन होगन जो कि अमेरिका के हैं, गैरी प्लेयर की बात करूं ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, जैक निकलॉस की बात करूं ये भी अमेरिका के हैं, और टाइगर वुड्स की बात करूं तो ये भी अमेरिका के हैं। और एग्जाम में टाइगर वुड्स का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिक जीके के अंदर कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा, टाइगर वुड्स का संबंध जो है ये गोल्फ से है। और टाइगर वुड्स की अगर मैं बात करूं ना, तो इन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम कितनी बार जीता है? तो 3 बार। टाइगर वुड्स ने 3 बार करियर ग्रैंड स्लैम अपने मतलब टाइम में इन्होंने ये जीता हुआ है। ठीक है। तो टाइगर वुड्स जो है ये गोल्फ के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राइस ओलीगुई गुएमा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ब्राइस ओलीगुई गुएमा की बात करूं तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं गैबोन के, है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब इनकी शक्ल पे मत जाइए, है ना। गैबोन मतलब नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये एक अफ्रीकी देश है, क्योंकि अफ्रीका के लोग जो होते हैं वो अश्वेत होते हैं, मतलब जो रंग भेद की आप नीति आप समझ ही गए होंगे। दक्षिण अफ्रीका में किसके साथ हुआ था? गांधी जी के साथ हुआ था ना, रंग भेद। तो ध्यान रखिएगा कि जो गैबोन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो गैबोन के अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? ब्राइस ओलीगुई का नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कनाडा के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री बने हैं, जस्टिन ट्रूडो जो थे, उनकी जगह पर एक नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। चूंकि कनाडा काफी मतलब चर्चा में था, इसलिए इसके प्रधानमंत्री का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी कंट्री करंट अफेयर्स में ज्यादा चर्चा में रहते हैं ना, उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, नामीबिया की ध्यान रखिएगा कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला। नाम क्या है उनका? नेटुम्बो, है ना। आपने पढ़ा होगा इसको, मैं आपको याद दिला दूं, नेटुम्बो नंदी नदैतवा। अब याद आ गया होगा आप सभी लोगों को। ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, है ना, जो जिनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदैतवा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बार गैबोन को देखिए मैप में, गैबोन कहां पर है?
गैबोन की अगर हम बात करें तो गैबोन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है आपका गैबोन। थोड़ा और जूम करें, अगर यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे गैबोन, और लिब्रेविले जो है वो इसकी राजधानी है। क्या है? लिब्रेविले जो है वो इसकी राजधानी है, और यहाँ की जो करेंसी वो क्या है? फ्रांक यहाँ की करेंसी है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है, और जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, वो इसके मध्य से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की पट्टेडा अंचू साड़ियों को जीआई टैग मिला है? किसकी बात कर रहे हैं? पट्टेडा अंचू साड़ियों को जीआई टैग मिला है। देखिए, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पट्टेडा अंचू को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किससे है? अमरूद से, साड़ी से, है ना, पान का पत्ता, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसका संबंध किससे? खजूर है, पटेड़ा अंचू, या मिठाई है, ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये साड़ी है। क्या है? साड़ी। अब इसको जो जीआई टैग मिला है ये कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक की पटेड़ा अंचू साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। ये साड़ी कहाँ की है? तो कर्नाटक की है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको याद दिलाते चलता हूं जो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु की बात करते हैं सबसे पहले। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में एक कुंभकोणम पान का पत्ता जो है इसको मिला है, तंजावुर जिले का। फिर वहीं पे थोवलाई जो फूल माला है, थोवलाई फूल माला कन्याकुमारी का, इसको मिला है जीआई टैग। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सांबा वाथल मिर्च, जो विरुधुनगर जिले में उगाई जाने वाली मिर्च है, नाम क्या है? सांबा वाथल मिर्च। तो ये तीनों जो है तमिलनाडु के जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। वहीं पे अगर मैं गुजरात की बात करूं तो एक गुजरात का अभी आप लोगों ने पढ़ा है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, जो कि अहमदाबाद गुजरात से, और एक आपने अमलसाद चीकू पढ़ा है। तो अमलसाद चीकू जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया, दक्षिणी गुजरात में उगाई जाने वाली चीकू की प्रजाति है। फिर मेघालय के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मेघालय के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था एक तो खांसी हैंडलूम, है ना, और एक रिंडिया सिल्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसको जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के, है ना, 8 उत्पादों को, फिर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात करूं तो इसके भी 7 उत्पादों को अभी जीआई टैग दिया गया है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान, जैसे जम्मू कश्मीर की फेमस क्या है? एक तो जो बहुत ही हल्की लकड़ी जिससे बैट बनाया जाता है, उस बैट का नाम क्या है? वीलो बैट। एक जो जम्मू कश्मीर की झील में चलने वाली जो नाव है, जिसको क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला है ना। और नौलेन गुरेर संदेश, जो कि एक तरह की मिठाई है ना, बरुई पार अमरूद, ये दोनों चीज जो है ये अभी वेस्ट बंगाल का जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग जितने भी मैंने पढ़ाए हैं आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स कब से लागू होगा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी यूएन की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा पहली बार कोई चीज हो तो इंपॉर्टेंट हो, शिपिंग उद्योग की बात करें, इसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाने का मतलब क्या है? ताकि जो शिप होती है, जो जहाजें होती है बड़ी बड़ी, वो कम से कम CO2 का उत्सर्जन करें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कम से कम करें। ग्रीन हाउस जो गैसें का जो उत्सर्जन होता है उसको कम से कम करें। इससे क्या होगा? इससे यही होगा ना, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को। तो पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स जो लागू होगा, ये कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 2028 से। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, है ना, जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको सुनिएगा। पहली चीज तो ये कार्बन टैक्स क्या होता है, और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इमेज में आपको एक जहाज दिख रही होगी। अब ये जहाज जो है ये फ्यूल बर्न करती है, और बहुत से ऐसे वेस्टेज होते हैं, है ना, जो अपने पर्यावरण में ये क्या करती है? फैलाती है ना, ग्रीन हाउस गैसेज हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि अगर ये उत्सर्जन कम नहीं करेंगे, अगर लिमिट से ज्यादा जाके उत्सर्जन करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होना है। तो इनके ऊपर ये जुर्माना, एक तरह से मान लीजिए ये जो कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, ताकि ये लोग क्या करें? कम से कम इन गैसों का उत्सर्जन करें। और यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है IMO, जो मतलब अगर मैं बात करूं IMO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसी ने शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स लगाने का फैसला किया है, और भारत ने इसके पक्ष में वोटिंग की है, ध्यान रखिएगा। और भारत के साथ कितने इसके पक्ष में थे? तो 62 देश, आपको ध्यान रखना है, उन्होंने वोटिंग की है इसके पक्ष में। और ये जो टैक्स है ये 2028 से क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा लगना। और ऐसा मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदाजा क्या लगाया जा रहा है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक
40 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ना, ये कमाई हो सकती है इस कार्बन टैक्स से। लेकिन अभी तक ये कहीं चर्चा नहीं की गई है कि इसको पर्यावरण के अनुकूल कैसे यूज किया जाएगा, या फिर विकासशील जो देश हैं उनको कैसे मतलब मदद की जाएगी इन पैसों से। अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। जब कभी भी ऐसी जानकारी नई निकल के आएगी तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये नहीं किया बताया गया है कि ये जो 40 बिलियन डॉलर का जो मतलब ये जो मुनाफा होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी लागू ही नहीं हुआ है। जब लागू होगा, जब मुनाफा होगा, तब हम बात करेंगे कि कहां यूज किया जाएगा, या पर्यावरण के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर कैसे इसका यूज किया जाए प्रकृति को लेकर के, ठीक है, कि हम अपने या फिर विकासशील देशों में कैसे इन पैसों का यूज किया जाएगा। इसकी कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पर कि कार्बन टैक्स क्या होता है। कार्बन टैक्स का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनके उत्सर्जन पर लगाए जाने वाला एक टैक्स है, जिसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उत्सर्जन कम करना। कार्बन टैक्स किसी देश के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर, कहीं पे भी लगाया जा सकता है जो परमिशन से अधिक, मतलब जितनी परमिशन है उससे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले को टैक्स देना होगा, है ना। तो ये जो कंपनियां होती हैं किसी देश के अंदर, अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा मतलब परमिशन से भी ज्यादा कार्बन का अगर मतलब उत्सर्जन कर रही है, तो ये कार्बन टैक्स उस देश के द्वारा लगाया जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला देश ऐसा कौन सा है जिसने कार्बन टैक्स लगाया, तो फिनलैंड का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो वो है फिनलैंड। इसने अपने देश के अंदर जो कंपनियां थी जो परमिशन से ज्यादा अगर उत्सर्जन करती हैं तो उनके ऊपर लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले एक बार आईएमओ को देख लीजिए। आईएमओ की स्थापना 1948 में जिनेवा में हुई थी, है ना, जो कि स्विट्जरलैंड में है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी लंदन, वहां पर। महासचिव आर्सेनियो डोमिंगियोज का नाम आपको ध्यान रखना है। और अंतरराष्ट्रीय समुद्री ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने का काम करती है आईएमओ, ठीक है। चलिए लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है वो किस देश ने बनाया है। तो 3D प्रिंटेड जो रेलवे स्टेशन बनाया था वो बनाया था जापान ने। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मात्र 6 घंटे में इसे तैयार कर लिया गया था, इस 3D रेलवे स्टेशन को। अगर मैं कमेंट की बात करूं तो डीएलएड डायरीज, संगीता जैन, रोशनी परी, ऋषभ झा और प्रेमनाथ कश्यप, इसके अलावा पंकज कुमार सिंह, इन सभी बच्चों ने एकदम सही सही आंसर दिए थे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। आज टुडे क्विज में एक छोटा सा क्वेश्चन और आपके लिए रहने वाला है, और वो क्या रहने वाला है कि 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। यूनिकॉर्न कंपनी की बात करें तो ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए, $1 बिलियन से या तो अधिक हो जाए, है ना, या फिर $1 बिलियन पहुंच जाए, तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। अब आपको बताना है कि भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो कौन सी बनी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और पीडीएफ जो चाहिए अगर आपको, तो पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के। थैंक यू सो मच।